नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी एक सर्प की कहानी है। एक सर्प ने बताया, चाहे कितनी ही पतिव्रता नारी हो, यह 3 बातें कभी उसे बताना नहीं चाहिए। कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक जंगल से एक सपेरों का झुंड कहीं जा रहा था। सपेरे एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जगह उन्हें घनी छायादार वृक्ष नजर आया तो सपेरे उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। इस वृक्ष के पास ही में एक विशाल सांपों की बांधी थी। एक सपेरे ने जान लिया कि हमें यहाँ पर सर्प मिल सकता है। सपेरों का तो काम ही होता है सांपों को पकड़ना। उसने अपने साथियों से कहा कि हमें यहाँ पर बिल खोदकर देखना चाहिए। सपेरों ने आपस में विचार किया और सपेरे उस सांप के बिल को खोदना शुरू कर दिए। उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे उस सर्प को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे। चलते चलते उन सपेरों ने विचार किया कि हम इस नाग का जहर निकाल देते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने उस पिटारे को खोल दिया जिसमें वह नाग बंद था। सपेरों ने जब पिटारे को खोलकर देखा तो सभी सपेरे उस पिटारे को देखकर हैरान रह गए कि इस पिटारे के अंदर से नाग गायब हो चुका था और उस जहरीले नाग की जगह उस पिटारे में एक बहुत ही सुंदर और कीमती 9 लक्खा हार रखा हुआ था। उस 9 लक्खा हार को देखकर सपेरे बड़े ही प्रसन्न हुए। सभी सपेरे इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो काला नाग पकड़ा हुआ था, यहाँ पर हार कैसे आ गया। लेकिन चलो, अच्छा ही हुआ। यह हार तो और भी ज्यादा कीमती है। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुँह मांगा धन दे देगा। यही सोचकर सभी सपेरे राजा चित्रसेन के शहर की ओर चल दिए। सपेरे राजा के महल में पहुँचे। इधर राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा और राजा के सभी मंत्री बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश किया। सभी सपेरों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने जब सपेरों को दरबार में आता हुआ देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे आने का कारण पूछा तो सपेरे कहने लगे, महाराज, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या कारण हो सकता है, परंतु हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा को बढ़ा सकता है। सपेरों ने कहा, महाराज, ऐसा हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा चित्रसेन बोले, दिखाओ हार कैसा है। तो सपेरे उस पिटारे को खोलकर दिखाने लगे जिसमें वह हार रखा हुआ था। उस हार को देखकर राजा और राजा का पूरा दरबार अचंभित था कि वास्तव में उन्होंने ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा सपेरों से कहने लगे कि तुम यह विचित्र हार कहाँ से लाए हो। सपेरे कहने लगे, महाराज, हमें यह मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं।
यह हार देखकर हमारी रानी बहुत ही खुश हो जाएंगी। इधर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि सपेरों को उचित इनाम देकर और सम्मान पूर्वक इन सपेरों को दरबार से विदा किया जाए। सपेरे खूब सारा धन लेकर दरबार से विदा हो गए और राजा ने वह हार टोकरी सहित अपने पास रख लिया। पूरे दिन राजा राज दरबार में बैठे रहे, अपना राज्य काज करते रहे। धीरे धीरे जब संध्या हो गई तो दरबार समाप्त करके राजा वह हार लेकर अपने साथ रानी के महल की ओर पहुँचे। राजा अपने महल में पहुँचते ही और महारानी से कहने लगे, देखो आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूँ, जिसे तुम देखोगी तो बहुत ही प्रसन्न हो जाओगी। रानी कहने लगी, महाराज ऐसा क्या लाए हो तुम मेरे लिए? इतना कहकर राजा ने वह टोकरी रानी की ओर खिसका दी और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी छोटा सा बालक लेटा हुआ था। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य चमक रहा था। बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखते ही रह गई। कहने लगी, महाराज इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि बालक लेटा है तो राजा कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं है, इसमें तो नौलखा हार था। यह बालक कैसे बन गया? राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने वह टोकरी लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो उठा, क्योंकि राजा को पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने विचार किया कि यह पुत्र हमें भगवान ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही इसका लालन पालन करेंगे और यह बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। राजा ने तो हार खरीदा है, वह बालक बन गया है, लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थीं। रानी ने पूछा कि बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया हुआ था। उन्होंने ही हमें एक पिटारे में रखकर नौलखा हार भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महल को आते आते यह हार से सुंदर पुत्र बन गया। आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा की प्रजा ने बड़ी ही खुशी मनाई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़ी ही प्रसन्नता से उस बालक का लालन पालन हो रहा था। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया तो वह लड़का जवान होता चला गया। अब समय आया जब वह लड़का शादी के योग्य हो गया तो महाराज के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका सुंदर कन्या से विवाह कर देना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया।
रानी बोली, महाराज, शुभ काम में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। राजा चित्रसेन के राज्य से लगा हुआ एक सुंदर दूसरा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम जयंत था। उस राजा की एक बड़ी ही सुंदर कन्या थी, नाम था वैजयंती। उस राजा की कन्या वैजयंती को राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था, इसीलिए वह कन्या 16 विधाओं में निपुण थी। राजा भी विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने अपने दरबार में पुरोहित को बुलवाया और टीका की सामग्री देकर पुरोहित को अपनी पुत्री वैजयंती के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेज दिया। राजा ने पुरोहित से कहा कि जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आना। पुरोहित जी राजकुमारी के टीका की सामग्री को लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़े और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी सुंदर राजकुमार नहीं मिला। घूमते घूमते परेशान हो गए। अंत में चलते चलते राजा चित्रसेन की नगरी में पहुंच गए। राजा चित्रसेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक से पुरोहित का दरबार में आगमन हुआ। राजा चित्रसेन देखते ही समझ गए कि यह कोई ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। राजा पुरोहित से पूछने लगे कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हुए हैं। पुरोहित बोला, महाराज, मैं राजा जयंत का पुरोहित हूँ और उनकी कन्या वैजयंती का टीका लेकर आया हुआ हूँ। हमारे राज्य की कन्या राजकुमारी वैजयंती बड़ी ही रूपवान और 16 विधाओं में पारंगत हैं। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह के योग्य है। तब राजा चित्रसेन ने कहा कि हमारा एक पुत्र है और हमारा पुत्र बहुत ही सुंदर और योग्य है, लेकिन राजा चित्रसेन को यह ज्ञात नहीं था कि जो पुत्र है वह एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब पुरोहित को दिखाया तो पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गया और उनको राजकुमार पसंद आ गया और वे राजकुमारी वैजयंती का विवाह पक्का करके अपने राज्य को लौट गया। धीरे धीरे समय गुजरा। कुछ दिनों के बाद जब विवाह का उचित समय आया तो राजा चित्रसेन अपने पुत्र को सजा धजा कर दूल्हा बनाकर राजा जयंत के यहाँ बारात लेकर पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही राजा जयंत उनका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा चित्रसेन वापस अपनी राजधानी को लौट आया। अब धीरे धीरे और समय बीता। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमें राज्य की बागडोर हमारे पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिससे पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त हो सके। उसी दिन महाराज चित्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा चित्रसेन निश्चिंत होकर रहने लगे। राजकुमार बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। एक दिन की बात है, राजकुमारी वैजयंती अपनी दासियों से बातचीत कर रही थी। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी कि महारानी, मैं आपसे एक बात कहूँ, तुम्हारा यह पति राजकुमार जो है, इनको तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। दासी की बात सुनकर वैजयंती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वैजयंती कहने लगी कि यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति राजकुमार
महाराजा चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं। तब दासी कहने लगी, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी ही भूल कर रही हो, यह उनका पुत्र नहीं है। मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना जरूर जानती हूँ कि राजकुमार महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। अब तो राजकुमारी बैजंती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न होने लगी। राजकुमारी मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आवेंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। राजकुमार जब शाम को महल में आया तो राजकुमार की पत्नी बैजंती राजकुमार से कहने लगी कि महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राजकुमार कहने लगा, पूछो रानी, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी ने पूछा कि मुझे यह बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो। यह बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज चित्रसेन और महारानी मेरे माता और पिता हैं। तब बैजंती बोली कि नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कृपया सच सच बताएं। तुम्हें माँ गंगा की कसम है, तुम मुझे यह भेद जरूर बताओ। अब तो यह बात सुनकर के राजकुमार बड़े ही धर्म संकट में फंस गया। राजकुमार सोचने लगा कि आज किसी ने इनके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है, इसको जरूर किसी ने बहकाया है और यह पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज का ही पुत्र हूँ, तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो। अब तो राजकुमारी हट कर गई कि अब तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम किस वंश के हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं। अब तो राजकुमार सोचने लगा कि मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, ये पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहता था कि मान जाओ, अभी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो मानो जिद ही कर बैठी थी, कहने लगी, नहीं बतलाओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर के राजा का पुत्र कहने लगा कि ठीक है, नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बात बतलाऊंगा, परंतु यहाँ नहीं। हम कल महल से बाहर वन विहार के लिए चलेंगे और वहाँ चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब तो राजा का रथ सजाया गया, उसमें राजकुमार और राजा की पत्नी बैजंती दोनों ही बैठकर वन विहार करने का बहाना करके महल से बाहर निकल गए और एक नदी के किनारे आ पहुँचे। नदी को देखकर राजकुमारी बैजंती कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए हैं? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहने लगा, हाँ, मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह बात जरूर बताओ कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो। राजकुमारी बैजंती जब नहीं मानी तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर गया और कमर तक के जल में जब वह पहुंच गया तो कहने लगा कि रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी कुछ बिगड़ा भी नहीं है। लेकिन राजकुमारी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह बात पूछकर ही मानूंगी।
इस प्रकार राजकुमार नदी के और गहरे जल में उतर गया। अब छाती तक जल में पहुंच गया तो राजकुमार फिर रानी को समझाकर बोला कि रानी मान जाओ, वरना पूछना मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर दिखाओगे। जब राजकुमार और आगे बढ़ा और अब अपने मुख के बराबर जल में आया तो कहने लगा, रानी अभी भी तेरे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ। परंतु रानी नहीं मानी। फिर क्या था, राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वह नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। राजकुमारी बैजंती ने और राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चला। जब काफी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी बैजंती घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया था। बैजंती ने वहां से उसे खोजने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वह बाहर नहीं निकला। अब तो बैजंती अपने रथ को लेकर अपने साथी से कहने लगी, चलो महल को वापस लौट चलो और महाराज को सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। सारथी ने जाकर महाराज चित्रसेन को यह खबर दे दी, महाराज आपके पुत्र और राजकुमार नदी में विलुप्त हो गए हैं। यह सब सुनकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ। राजा अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ नदी के जल को खंगालो और राजकुमार की लाश को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी बैजंती महाराज और महारानी के साथ उस नदी पर पहुंच गए। नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नदी में कई गोताखोर राजकुमार की लाश की तलाश की, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब तो उदास होकर के राजा और रानी और उनकी पत्नी बैजंती वापस अपने महल को लौट आए। राजा चित्रसेन तो वृद्ध हो चुके थे और अब पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूब करके उनका पुत्र मर गया है। महारानी बैजंती भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया। मेरे ही कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद ना करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। लेकिन राजकुमारी बैजंती बड़ी ही विद्वान थी, 16 विधाओं में निपुण थी। काफी सोच विचार करने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। राजकुमारी ने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके बदले में उनको उचित इनाम दिया जाएगा, चाहे कोई अपबीती हो या फिर प्राचीन घटना से संबंधित हो। कोई भी कहानी हो या कथा हो, जो कुछ भी हो, जो कोई सुनाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो रानी बैजंती रोज कथा सुनती। रानी बैजंती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई रामायण की कथा सुना रहा था तो कोई किसी राजा का इतिहास सुनाता था। अब तो राजकुमारी बैजंती का यही काम था। वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियों को सुनती रहती थी। इस प्रकार कुछ समय निकला। एक दिन क्या हुआ, उसी राज्य का एक बुढ़ा आदमी पास ही के एक जंगल से गुजर रहा था। उस बुढ़े आदमी को उस जंगल को पार करते करते
जंगल में ही रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो वह मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोचकर बुढ़ा आदमी उसी जंगल में एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय हुआ तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया हुआ है और पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दिया। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला व्यक्ति आया। उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद वहाँ पर ढेर सारी कुर्सियाँ लगनी शुरू हो गईं। फिर एक सिंहासन आया। बुढ़ा आदमी पीपल पर बैठा बैठा यह सब घटना देख रहा था। उसने देखा कि वहाँ पर सभा होने लगी है। वह बुढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा रहा था। मन में सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और यह लोग कौन हैं और आज क्या मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहाँ एक से बढ़कर एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो गए थे। यह विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े ही भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहाँ सज रहा था और जब सभी लोग वहाँ आ गए तो वहाँ 2 सिंहासन थे और उन दोनों सिंहासनों पर कुछ देर के बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों वहाँ पर आकर बैठ गए। संपूर्ण दरबार ने उनका बड़ा स्वागत किया। उनके बीच चर्चा हो रही थी और जो राजकुमार था उस नागराज का पुत्र था, चुपचाप नीचे गर्दन झुकाए हुए बैठा हुआ था। उस दरबार में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थीं। अब राजकुमार के विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर ली और वह बड़ा ही उदास हो गया। कुछ समय तक उनकी चर्चाएं चलती रहीं और इधर वह वृद्ध आदमी उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ उनकी सभी बातों को सुन रहा था। डर के कारण वह उस वृक्ष की एक डाली पर चिपका हुआ था। इधर 3-4 घंटे के बाद दरबार वहाँ से भंग हुआ। सभी अतिथि वहाँ से जा चुके थे, परंतु वह नागराज और उनका पुत्र वहाँ से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ आ पहुँचे। उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ वह बुढ़ा आदमी सोचने लगा कि यह मेरी तरफ ही आ रहे हैं और लगता है अभी यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हुआ हूँ। यह सोचकर वह बुढ़ा व्यक्ति घबरा गया, परंतु उस नाग ने क्या किया, उस पीपल की जड़ में बैठकर कुछ देर रोया और अपनी रानी बैजंती को याद किया। ये सभी बातें वह बुढ़ा आदमी बैठा सुन रहा था कि यह तो बड़ा ही चमत्कार है, यह मैं क्या देख रहा हूँ। और कुछ देर रोने के बाद हाय बैजंती ऐसा कहने के बाद वह नाग भी वहाँ से चला गया। धीरे धीरे सवेरा होने लगा। प्रातः काल जब हुआ तो वह बुढ़ा आदमी उस वृक्ष से नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आया और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ और रानी बैजंती भी नई नई कहानी सुनती रहती हैं, तो क्यों ना चल करके इस बात को महारानी बैजंती को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देंगी और मैं पैसों वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बुढ़ा आदमी उस जगह पर आ पहुंचा जहां रानी बैजंती का मंडप लगा हुआ था, जहां रानी रोज कथाएं सुना करती थी। वहां एक से बढ़कर एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुना रहे थे।
कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बुढ़े आदमी का कहानी सुनाने का नंबर आया। वह महारानी बैजंती से कहने लगा, महारानी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं तुमको एक आंखों देखी घटना सुना रहा हूँ। आज रात में जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उस जंगल में फंस गया। रात होने की वजह से मैंने वहीं रुकना उचित समझा और मैं उसी जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा। मैंने वहां देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा हुआ था। उन सब का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए हुए थे कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उस पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार समाप्त हुआ तो वहां से एक नागों के राजा का पुत्र उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। कुछ देर तक हाय बैजंती कहकर रोता रहा। उसके बाद वह वहीं से अदृश्य हो गया। अब यह बात जब राजकुमारी बैजंती ने सुनी तो उस बुढ़े आदमी से कहने लगी कि बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठी खा सकती हैं, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। यह सुनकर बुढ़ा आदमी घबरा गया। कहने लगा, राजकुमारी, अब मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहने लगी, नहीं बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी बैजंती ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बुढ़े आदमी को दे दी और कहा कि मैं तुम्हें और भी सोने की मोहरें दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। बुढ़े आदमी को रानी द्वारा दोबारा दी गई सोने की मोहरों को देखकर खुश हो गया और वह राजकुमारी बैजंती को लेकर उस जंगल की तरफ चल पड़ा। उसी स्थान पर जाकर बुढ़े आदमी ने बताया, राजकुमारी, मैंने इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठकर सब कुछ देखा है। राजकुमारी बोली, तो बाबा, मैं भी आज उन्हें अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार वह बुढ़ा आदमी और रानी बैजंती उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गए और वह रात होने का इंतजार करने लगी। उस दरबार का इंतजार करते करते पूरी रात निकल गई, लेकिन वहां पर कोई नहीं आया। उस दिन ना तो कोई दरबार सजा, ना ही कोई नाग आया। अब तो बैजंती उस वृद्ध व्यक्ति पर बहुत ही क्रोधित हुई और कहने लगी, बाबा, तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। वह बुढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने जो अपनी आँखों से देखा था वही आपको बताया था। रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? बुढ़े व्यक्ति ने कहा, यह मैं नहीं जानता हूँ कि वह लोग आज क्यों नहीं आए। रानी बैजंती निराश होकर अपने महल को लौट आई। इधर वह बुढ़ा आदमी मन ही मन परेशान रहने लगा कि मैं रानी के सामने झूठा पड़ गया। वह बुढ़ा आदमी सोचने लगा कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन उस जंगल में दरबार लगा हुआ था। उसने यह बात ज्योतिषियों से पूछी। ज्योतिष ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी। अब तो वह बुढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तब मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा। महारानी ने भी उस बुढ़े आदमी से कह दिया था कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें
बहुत बड़ा इनाम दूंगी। इधर धीरे धीरे समय बीता और जब अगली पूर्णिमा की तिथि आई तो वह बुढ़ा आदमी महल में पहुंच गया और महारानी से कहने लगा कि महारानी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलो। आज मैं आपको वह दृश्य जरूर दिखाऊंगा। महारानी बैजंती और वह बुढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर रानी बैजंती और वह बुढ़ा आदमी उस पीपल की जड़ में छुपकर बैठ गए। जब रात्रि के 12 बजने का समय नजदीक आया तो वहां एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति आया। उसने झाड़ू लगाया। पानी का छिड़काव करने वाला दूसरा व्यक्ति आया। उसने पानी का छिड़काव किया। फिर कुछ देर के बाद दरबार सजने लगा। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगे। उन नागों का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा, महारानी, अब आप ध्यान से देखो, यही सब मैंने उस दिन देखा था। रानी बैजंती उस दृश्य को बड़े ही गौर से देख रही थी और कुछ समय के बाद रानी का पति भी वहां पर आ पहुंचा, जो उस नागराज का पुत्र था। महारानी ने उसे देखा तो पहचान गई। कहने लगी कि यही मेरा पति है। महारानी सोचने लगी, अब इसको मैं कैसे ले सकती हूँ या मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष की कोठोर से बाहर निकली। उधर वह बुढ़ा आदमी डर रहा था तो बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। 3-4 घंटे तक वह सभा चलती रही। जब सभा समाप्त होगी तो सभी नाग वहां से चले गए। राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठकर रोने लगा। उसे देखकर रानी बैजंती डर गई, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था, आधा मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी से रुका नहीं गया। राजकुमारी बैजंती निकलकर उसके पास आ पहुंची और उसका हाथ पकड़ ली। अचानक से महारानी बैजंती को सामने खड़ा देखा तो राजकुमार एकदम से घबरा गया और कहने लगा, रानी तुम? रानी कहने लगी, मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, नहीं रानी, अब तो बहुत समय हो चुका है। अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती हो। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और अब तीसरी सभा होगी तो उस सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा। और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा। मुझे तो अपनी इस पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो। राजकुमार की बात सुनकर रानी बैजंती रोने लगी और बार बार अपने किए की क्षमा राजकुमार से मांगती रही। राजकुमार कहने लगा, राजकुमारी, रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने वो उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। रानी बैजंती बोली कि तुम मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार बोला, रानी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम इसी प्रकार यहाँ आकर के बैठ जाना और जब यहाँ सभा लगने लगे तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है
उसके नीचे जाकर छुप जाना और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन से नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना और फिर तुम मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराज ने कह दिया तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर वह नाग वहां से अदृश्य हो गया। इधर महारानी बैजंती और वह बुढ़ा आदमी अपने नगर को वापस लौट आए। रानी दुखी रहने लगी, पता नहीं मैं राजकुमार को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं। इधर राजा चित्रसेन भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय निकला। इधर महारानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोचकर अब रानी ने अब कथाओं को सुनना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे समय बीता। जब तीसरी पूर्णिमा नज़दीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लेकर के ही लौटूंगी। और पूर्णिमा वाले दिन उस बूढ़े आदमी को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। अब तो दोनों उस पीपल की जड़ में छुपकर बैठ गए और उस सभा के लगने का इंतजार करने लगे। इधर रात्रि के 12 बजते ही दरबार लगने की तैयारियां शुरू हो गईं। कुर्सियां लगती रहीं और राजा का सिंहासन भी आ पहुंचा। इधर रानी उस पीपल की आड़ से निकलकर उस सिंहासन के पीछे जा छिपी। बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर के बैठने लगे। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता, जो नागों का राजा था, वह भी वहां पर आ पहुंचा। राजकुमार भी वहीं आकर बैठ गया। दरबार शुरू हो गया। अब तो वहां बैठकर उनमें आपस में चर्चाएं होने लगीं। कुछ समय के पश्चात राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ हुई। अब राजकुमार के विवाह की जब बात चली तो राजकुमारी बैजंती को मौका मिल गया। वह सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया देखकर सभी सभा हड़बड़ा गई। तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में मध्य रात्रि के समय तुम यहाँ पर क्यों आई हुई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी डर नहीं है? जानती हो कि हम सब नाग लोग हैं और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं। यह बात सुन करके बैजंती कहने लगी, महाराज महाराज, मुझे किस बात का डर है? मैं तो तुम्हारी पुत्र वधू हूँ। तुम्हारे राजकुमार मेरे पति हैं। ना मानो तो उनसे ही पूछ लो। इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराजा ने अपने राजकुमार से पूछा कि राजकुमार यह कौन है, तो राजकुमार ने पूरी कहानी अपने पिता को कह सुनाई और कहा, पिताजी, एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया और पकड़ करके पिटारे में रखकर मुझे ले जाने लगे तो मैंने अपने बचने के लिए उस पिटारे के अंदर नौलखा हार का रूप बना लिया। उन सपेरों ने नौलखा हार महाराजा चित्रसेन के यहाँ दे दिया। मैंने सोचा राजा चित्रसेन को कोई पुत्र नहीं है, राजा की कोई संतान नहीं है, तो क्यों ना राजा के यहाँ मैं पुत्र बन जाता हूँ। तो मैं मेरी माया से पुत्र बन गया और कई साल महाराज के यहाँ रहता रहा, राजमहलों का सुख भोगता रहा। महाराज ने अपने पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण किया और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा दिया। परंतु एक दिन जिद करके इस सुंदरी ने मुझे मेरे वंश के बारे में पूछा कि
तुम किस वंश के हो। मैंने इसे बहुत समझाया परंतु यह नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो मैं जहाँ मेरा स्थान था वहाँ इसे लेकर आ गया, और वहाँ पहुंचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और मैं अपने परिवार के पास चला आया। यह बात महाराज ने जब सुनी तो नागराज कहने लगा कि देवी, क्या यह सच कह रहा है। महाराज, ऐसा ही हुआ था। मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। बैजंती की बात सुनकर महाराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई कि पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया, और फिर उसके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने यह अपराध किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक यह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम पृथ्वी लोक पर रहकर इसका साथ दोगे। इसे छोड़ नहीं सकते हो। इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा, और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा। उस राजा की सेवा करनी होगी जब तक यहाँ का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता है। तब तक तुम हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। नागराज ने बैजंती को उसका पति प्रदान कर दिया। राजकुमार अब अपने पहले वाले स्वरूप में आ पहुंचा। उसके बाद रानी बैजंती और राजकुमार ने नागराज से अपने पिता से सर झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपनी स्त्री के साथ विदा लेकर वहां से चला आया। राजकुमार अपनी नगरी में आया तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। महाराज के पास जब उनका पुत्र पहुंचा तो महाराज ने देखा तो वह बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे समस्त बीमारियों से अभी अभी छूटे हों। पूरे महल में खुशियां मनाई गईं। राजा साहब ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दी कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्सव मनाया गया और राजा चित्रसेन और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर बहुत ही खुश हुए। इस प्रकार से रानी बैजंती अपने खोए हुए पति को पा ली और बड़े ही प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहने लगी।